बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डायनामिक मेमोरी एलोकेशन को डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, जब सी प्लस प्लस का एक प्रोग्राम रन होता है तो वो आमतौर पे चार तरह के मेमोरी एरियाज को यूज कर रहा होता है। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन से पहले हमें इन चार सेगमेंट्स का, इन चार मेमोरी एरियाज का कंसेप्ट होना जरूरी है कि ये कौन कौन से एरियाज हैं जिनको प्रोग्राम यूज करता है, और इन एरिया के अंदर, हर एक एरिया के अंदर किस तरह का डाटा जो है वो स्टोर हो रहा होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो प्रोग्राम के लोकल वेरिएबल्स होते हैं, जो फंक्शंस के पैरामीटर्स होते हैं, वो मेमोरी के जिस एरिया में स्टोर होते हैं हम उसे स्टैक कहते हैं। स्टैक के अंदर लोकल वेरिएबल्स, फंक्शंस के पैरामीटर्स और फंक्शन कॉल्स स्टैक के अंदर स्टोर होते हैं। इसके बाद ग्लोबल या स्टैटिक एरिया है। ग्लोबल और स्टैटिक एरिया जो है, इसके अंदर ग्लोबल वेरिएबल्स और स्टैटिक वेरिएबल्स स्टोर होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, स्टैक के अंदर जो लोकल वेरिएबल्स या जो फॉर्मल पैरामीटर्स होते हैं वो स्टोर होते हैं, और जब फंक्शन एंड होता है तो जो मेमोरी इन वेरिएबल्स को एलोकेट की जाती है वो मेमोरी रिलीज हो जाती है। वो मेमोरी खुद ब खुद जो है वो डी एलोकेट कर दी जाती है सिस्टम की तरफ से, जो ही उन वेरिएबल्स का लाइफ टाइम एंड होता है। डियर स्टूडेंट, जिस तरह आप जानते हैं कि ग्लोबल वेरिएबल्स और स्टैटिक वेरिएबल्स जो हैं ये तब तक मेमोरी पे रहते हैं जब तक कि प्रोग्राम एंड नहीं होता। तो इनका जो स्कोप है और इनका जो लाइफ टाइम है वो प्रोग्राम होता है। तो जब प्रोग्राम एंड होता है तो मेमोरी को इन वेरिएबल से फ्री कर दिया जाता है। जो मेमोरी इन वेरिएबल्स को, ग्लोबल वेरिएबल्स या स्टैटिक वेरिएबल्स को असाइन की गई थी, वो डी एलोकेट कर दी जाती है। ये स्टूडेंट्स, इसके बाद जो मेमोरी का एरिया है वो कोड एरिया कहलाता है या कोड सेगमेंट कहलाता है। कोड सेगमेंट के अंदर प्रोग्राम का कोड जो है, जो बाइनरी इंस्ट्रक्शंस हैं, जो कंपाइल्ड कोड है, वो स्टोर होता है। डियर स्टूडेंट्स, जो लास्ट पार्ट है जहां पे प्रोग्राम का डाटा स्टोर होता है हम उसको हीप बोलते हैं। हीप क्यों यूज होता है? डियर स्टूडेंट्स, स्टैक एक मेमोरी का चंक या मेमोरी जो कि सिस्टम एलोकेट करता है, जो ओएस एलोकेट करता है आपके प्रोग्राम को, उसका एक साइज होता है और वो फिक्स साइज होता है जो ओएस की तरफ से आपको मिलता है। फर्ज करें उसका साइज जो है स्टैक का वो 1 MB है। अब आपने अपना प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट किया है। आपके प्रोग्राम के जो लोकल वेरिएबल्स हैं, आपके प्रोग्राम के जो पैरामीटर्स हैं, वो यूज कर रहे हैं स्टैक को। इसी तरह जो फंक्शन कॉल्स हैं वो भी स्टैक को यूज कर रही होती है। अब फर्ज ये करें कि आपका ये डाटा 1 MB से एक्सीड कर जाता है, तो उस केस में आप क्या करेंगे? क्या आप अपने प्रोग्राम के लिए जो वेरिएबल्स हैं वो स्टैक पे बना पाएंगे? नहीं, क्योंकि स्टैक की जो मेमोरी है, जो स्टैक की लिमिट है, वो एंड हो चुकी है। तो इट मींस अब आपको किसी और मेमोरी की जरूरत पड़ेगी जो कि एक्स्ट्रा मेमोरी हो, जहां पे आप अपने वेरिएबल्स को, अपने जो आपके जो वेरिएबल्स हैं, आप वहां पे क्रिएट कर सकें। ठीक है, आप अपने वेरिएबल्स को वहां पे स्टोर कर सकें। तो वो मेमोरी जो इस पर्पस के लिए यूज होती है उसको हम हीप कहते हैं। हीप को हम फ्री मेमोरी भी कहते हैं, फ्री मेमोरी पूल भी कहते हैं, हम इसे डायनामिक फ्री मेमोरी भी कहते हैं। तो एक तो मकसद ये हुआ हीप को यूज करने का कि अगर स्टैक जो है उसकी लिमिट जो है वो एंड हो जाती है तो आप हीप को यूज कर सकते हैं। दूसरा डियर स्टूडेंट्स, जो हीप की जरूरत पड़ती है वो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन है। डियर स्टूडेंट्स,
आप लोगों ने देखा होगा अरे के अंदर जो साइज डेक्लेरेटर होता है वो फिक्स होता है। आप अरे का जो साइज है वो कोई वेरिएबल नहीं रखवा सकते। आप यूजर की मर्जी से आप जो है वो अरे का साइज रन टाइम पे डिसाइड नहीं कर सकते। तो डियर स्टूडेंट्स, हीप पे आप रन टाइम पे यूजर की मर्जी के मुताबिक जितने बाइट्स ऑफ डाटा यूजर जो है वो स्टोर करना चाहता है उसके मुताबिक आप रन टाइम पे वेरिएबल्स को क्रिएट कर सकते हैं, आप अरेज को क्रिएट कर सकते हैं हीप पे। तो हीप पे वेरिएबल्स को क्रिएट करने के लिए आपको सी प्लस प्लस में दो ऑपरेटर्स की जरूरत होती है। एक ऑपरेटर जो है वो न्यू ऑपरेटर कहलाता है और जो दूसरा ऑपरेटर है उसको आप डिलीट ऑपरेटर बोलते हैं। एक न्यू ऑपरेटर, एक आपके पास न्यू ऑपरेटर है और एक डिलीट ऑपरेटर है। न्यू ऑपरेटर मेमोरी एलोकेट करने के लिए यूज होता है और ये जरूरी है कि जब आप हीप पे कोई मेमोरी एलोकेट करें, कोई वेरिएबल क्रिएट करें और जब आप उसको समझते हैं कि अब इसकी जरूरत नहीं तो आप उससे मेमोरी को फ्री भी करें और मेमोरी को रिलीज भी करें। अगर आप मेमोरी को फ्री नहीं करते तो ये वेरिएबल्स जो अभी ये जो मेमोरी लोकेशंस हैं या जो वेरिएबल्स हैं जो रन टाइम पे क्रिएट हुए हैं ये मेमोरी पे रहते हैं, ये हीप के अंदर रहते हैं। इससे मेमोरी जो है वो वेस्टेज होती है, मेमोरी की मेमोरी वेस्ट हो रही होती है। यहां पे जो मेमोरी एलोकेट होती है उसको एलोकेट करने के बाद डी एलोकेट करना भी जरूरी होता है और इसके लिए जो ऑपरेटर यूज होता है इसको हम डिलीट ऑपरेटर बोलते हैं। तो जब भी हम हीप पे कोई मेमोरी एलोकेट करेंगे तो हम उस मेमोरी को फ्री भी करवाएंगे और हम इसको मेमोरी डी एलोकेशन बोलेंगे कि मेमोरी को डी एलोकेट करवाना है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां से हमें ये चीज क्लियर हो गई कि स्टैक पे जो वेरिएबल्स हैं उनको मेमोरी एलोकेट होती है और जो ही उनका उनका जो लाइफ टाइम है वो एंड होता है, जो ही फंक्शन जो है वो कंप्लीट होता है तो वो वेरिएबल्स खुद ब खुद वहां से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, वो मेमोरी फ्रीज हो जाती है, वो मेमोरी फ्री हो जाती है और मेमोरी डी एलोकेट सिस्टम करवाता है। लेकिन हीप पे अगर आपने कोई वेरिएबल या कोई भी मेमोरी जो है वो सेगमेंट जो है उसको उसके अंदर डाटा सेव करवाना है तो आपको उस मेमोरी को डी एलोकेट भी खुद करवाना पड़ता है। अगर आप डी एलोकेट नहीं करते तो वो तब तक यूज में रहती है मेमोरी लोकेशन जब तक के प्रोग्राम एंड नहीं होता। तो जरूरी है कि जब भी आप हीप पे कोई वेरिएबल क्रिएट करें, आप हीप पे कोई वेरिएबल जो है वो बनाएं तो उसको आप डी एलोकेट भी करें। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बात और बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है कि हीप के ऊपर आप कोई भी मेमोरी जो है उसको रिजर्व करते हैं तो मेमोरी को रिजर्व जब आप करते हैं न्यू ऑपरेटर के साथ तो आप वहां पे वेरिएबल का नाम नहीं रख सकते, आप उसको कोई आइडेंटिफायर असाइन नहीं कर सकते। अब जब न्यू ऑपरेटर के साथ कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं या मेमोरी को रिजर्व करते हैं तो उस वक्त न्यू ऑपरेटर आपको उस मेमोरी लोकेशन का जितने नंबर ऑफ बाइट्स अभी आपने वहां पे रिजर्व किए हैं उनका एड्रेस रिटर्न करता है। अब आप उस एड्रेस के साथ उस मेमोरी लोकेशन को एक्सेस कर सकते हैं, उस मेमोरी लोकेशन की वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं और उन वैल्यूज को आप यूज कर सकते हैं उस एड्रेस के साथ। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें पता है कि पॉइंटर्स इस तरह के वेरिएबल्स होते हैं, खास तरह के स्पेसिफिक वेरिएबल्स होते हैं जिनके अंदर एड्रेसेस होते हैं। तो अगर हम वो एड्रेस जो अभी हमने मेमोरी रिजर्व करवाई है हीप के ऊपर उसका एड्रेस अगर हम पॉइंटर को असाइन कर दें तो अब हम पॉइंटर के थ्रू उस मेमोरी लोकेशन को एक्सेस कर सकते हैं, वहां पे चेंजेस कर सकते हैं और हम उन वैल्यूज को जो है वो यूज कर सकते हैं डिफरेंट पर्पस के लिए। डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने 3 फंक्शंस लिखे हैं। एक स्क्वायर का फंक्शन है, स्क्वायर ऑफ सम का फंक्शन है और मेन का फंक्शन है। अब देखिए मेन के 2 लोकल वेरिएबल्स हैं, ये
अगर आप इस तरफ देखें तो ये एक मेमोरी की रिप्रेजेंटेशन है, ये कोड एरिया है जहाँ पे हमारे प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शंस आएंगी, ये ग्लोबल एरिया है जहाँ पे हमने एक ग्लोबल वेरिएबल टोटल जो है ये क्रिएट किया हुआ, ये यहाँ पे स्टोर होगा, और ये जो थर्ड पार्ट है इसको हमने स्टैक कहा है। तो आप देखिए हमने मेन को जब कॉल किया, जब मेन कॉल हुआ तो मेन के दो लोकल वेरिएबल और ये जो फंक्शन कॉल है ये यहाँ पे जो है ये में इस स्टैक एरिया के अंदर ये सेव हुए, स्टोर हुए। अब जब स्क्वायर ऑफ सम कॉल हुआ तो अब इसके लिए जो इसके लोकल वेरिएबल्स हैं वो यहाँ पे स्टोर हुए, और फिर इस फंक्शन ने एक और फंक्शन को कॉल किया जिसका नाम स्क्वायर है, और ये कॉल भी जो है ये स्टैक के अंदर सेव हुई। फिर जब ये फंक्शन कॉल हुआ तो इस फंक्शन के लिए जो इसके वेरिएबल्स हैं, जो इसके पैरामीटर्स हैं, जो x है इसका पैरामीटर, वो यहाँ पे सेव हुआ। तो ये इस तरह के स्टैक काम करता है। इसमें होता ये है कि लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड के तहत इसको यूज किया जाता है। स्टैक एक डाटा स्ट्रक्चर है जो कि लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट के प्रिंसिपल पे काम करता है। तो यहाँ पे एक चीज़ का जो है वो ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि आमतौर पे लोग हीप को, जो यहाँ पे यूज़ हो रहा है मेमोरी के अंदर कंसेप्ट जो फ्री मेमोरी के लिए यूज़ हो रहा है, और हीप डाटा स्ट्रक्चर दोनों को मिक्स करते हैं। तो हीप जो मेमोरी एरिया है उसका और जो डाटा स्ट्रक्चर है इसका कोई आपस में रिलेशनशिप नहीं है। तो इस चीज़ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि डायनामिकली एक जो वेरिएबल है वो किस तरह क्रिएट किया जाता है, एक मेमोरी लोकेशन को किस तरह रिजर्व किया जाता है अपने डाटा रखने के लिए हीप के ऊपर। तो जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि आप यहाँ पे आइडेंटिफायर के साथ वेरिएबल क्रिएट नहीं कर सकते, आप न्यू ऑपरेटर यूज करते हैं क्रिएट करने के लिए, मेमोरी को रिजर्व करने के लिए। तो न्यू ऑपरेटर आपको एड्रेस रिटर्न करता है उस मेमोरी लोकेशन का जिसको आपने अभी रिजर्व किया। तो आप उस एड्रेस को किसी पॉइंटर को असाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए अगर हम एक इंटीजर सेव करवाना चाहते हैं हीप के ऊपर, तो हमें सबसे पहले एक पॉइंटर बनाना पड़ेगा जो कि किसी इंटीजर को पॉइंट करेगा। तो लेट वी स्टार्ट। हमने एक पॉइंटर ptr बनाया। अब न्यू ऑपरेटर यूज होगा हीप पे मेमोरी को एलोकेट करने के लिए। तो अगर हमने इंटीजर टाइप का जो है वो डाटा सेव करना है, इंटीजर के लिए हमने मेमोरी को रिजर्व करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे int। तो नाउ यू हैव डिफाइंड a variable, you can say you have reserved the space to store an integer। अब आपके पास ये 4 बाइट्स जो हैं ये रिजर्व हो चुकी हैं, क्योंकि एक इंटीजर जो है वो 4 बाइट्स लेता है, लेकिन ये 4 बाइट्स जो हैं ये डायनामिकली जो है वो हीप पे रिजर्व हुई हैं, और इन बाइट्स में जो फर्स्ट बाइट का जो एड्रेस है वो पॉइंटर को असाइन कर दिया गया है। अब आप इस पॉइंटर को डी रेफरेंस करके, डी रेफरेंस ऑपरेटर यूज करके इस पॉइंटर के साथ आप उस मेमोरी लोकेशन को डी रेफरेंस कर सकते हैं। आप उस मेमोरी लोकेशन के अंदर जो है वो अपने डाटा को स्टोर कर सकते हैं। तो फर्ज करें मैंने इसके अंदर 10 जो है स्टोर किया। अब मैं इसको शो करता हूँ स्क्रीन पे डी रेफरेंस ऑपरेटर लगा के पॉइंटर के साथ। तो ये देखें हम बिल्कुल उसी तरह से वैल्यू को एक्सेस कर पा रहे हैं, लोकेशन को एक्सेस कर पा रहे हैं जिस तरह से हम एक वेरिएबल बनाते हैं। ये देखिए ये 10। तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि इसके लिए ज़रूरी है कि जब आप मेमोरी एलोकेट करवाएं हीप पे तो आप मेमोरी को डी एलोकेट भी करवाएं। तो डी एलोकेट करने का क्या तरीका है? डी एलोकेट करने के लिए आप डिलीट ऑपरेटर यूज करते हैं, डिलीट ऑपरेटर, और साथ आप पॉइंटर जो वेरिएबल होता है वो लिखते हैं, वेरिएबल का नाम। तो अब इसका क्या मतलब हुआ कि ptr जिस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा था उससे मेमोरी को फ्री कर लिया जाए, उससे मेमोरी डी एलोकेट कर ली जाए। अब ये जो
मेमोरी सेगमेंट है जो अभी एक इंटीजर के लिए सेव हुआ था, जो रिजर्व हुआ था एक इंटीजर के लिए, अब वो फ्री है मेमोरी का एरिया, मेमोरी लोकेशन, अब हम उसे किसी और वेरिएबल के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये एक वेरिएबल बनाने का तरीका था, सिंगल वेरिएबल आपने अगर इंटीजर टाइप का बनाया। अब डियर स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं कि जब आप अरे बनाते हैं, फर्स्ट के ना मैं एक इंटीजर डाटा टाइप की अरे बना लेता हूं, मैंने इसका नाम ए डबल आर, और इसका जो ये साइज डेक्लेरेटर होता है ये कांस्टेंट वैल्यू होती है। आप इसको डायनामिक या आप इसको रन टाइम पे या आप इसको जो है वो वेरिएबल जो है वो नहीं आप यहाँ पे असाइन कर सकते। अगर आप यहाँ पे वेरिएबल असाइन करेंगे साइज पे तो ये एरर आएगा। अब आपके पास इस तरह का सिनेरियो है कि आपने डाटा यूजर से इनपुट करवाना है और यूजर की मर्जी पे है कि वो कितने एलिमेंट्स जो हैं वो अरे के एंटर करना चाहता है। तो अब आपके पास कोई ऐसा तरीका नहीं है कि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो सेव करवाना चाहता है, वो स्टोर करना चाहता है, जो वो एंटर करना चाहता है, उन एलिमेंट्स के मुताबिक आप अरे बना सकें। तो फिर क्या किया जाए? यस, फिर हम डायनामिक मेमोरी एलोकेशन की तरफ जाते हैं, जो कि रन टाइम पे हम डिसाइड करते हैं कि कितने एलिमेंट्स के लिए अरे क्रिएट होगी। तो अगेन एक अरे बनाने के लिए हमें फिर न्यू ऑपरेटर हम यूज करेंगे हीप पे, और हम एक पॉइंटर जो है वो क्रिएट करेंगे ताकि जो लोकेशन, जो कंजेक्टिव मेमोरी लोकेशन जो हम अभी रिजर्व करने जा रहे हैं करे के लिए, उनका जो स्टार्टिंग एड्रेस है उसको सेव कर सकें। तो इसके लिए हम एक पहले पॉइंटर एक डिफाइन कर लेते हैं, हम इसका नाम ptr रखते हैं। पॉइंटर ptr इज अ पॉइंटर विच इज पॉइंटिंग टू सम इंटीजर, और अब आपने न्यू जो है वो ऑपरेटर लगाना है, और यहाँ पे आपने वो डाटा टाइप, जिस टाइप की आप अरे क्रिएट करना चाह रहे हैं वो डाटा टाइप, और साथ साइज के कितने नंबर ऑफ बाइट्स या कितने एलिमेंट्स आप उस अरे के लिए सेव करवाना चाहते हैं। तो ये देखें, ये यहाँ पे मैंने 10 लिखा, तो ये सेम उसी तरह की अरे जो पहले स्टैक पे बनी, जो स्टैक पे स्टोर होगा जिसका डाटा, अब वो आपको हीप पे जो है वो उसकी एक्सेस मिलेगी, आप बना पाएंगे। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये जो साइज है यहाँ पे जो हमने डायनामिक मेमोरी एलोकेशन में यूज किया है, इट मे बी अ वेरिएबल। यहाँ पे वेरिएबल भी हो सकता है। फर्ज करें मैं यहाँ पे एक साइज का वेरिएबल बना लेता हूं और मैं यूजर से कहता हूं कि आप मुझे इनपुट दें, आप एंटर साइज फॉर अरे। अब ये यूजर जो है वो मुझे साइज जो है वो देगा, प्रोग्राम को वो इनपुट करेगा साइज, और उस साइज के मुताबिक ही हम जो है वो अरे बनाएंगे। ये देखें जी, ये साइज में हमने इनपुट लिया है। और अब देखें कि ये क्योंकि जब हम स्टैटिक अरे बनाते हैं या हम जब हम अरे बना रहे होते हैं किसी फंक्शन के अंदर, और जो कि आपकी स्टैक पे बनती है, तो उसके लिए यहाँ पे साइज डेक्लेरेटर फिक्स होता है। लेकिन यहाँ पे ये कांस्टेंट होना जरूरी नहीं है। तो ये देखिए, हम यहाँ पे साइज जो है इस वेरिएबल को यूज कर लेते हैं कि जितना साइज यूजर देगा, इतने जो नंबर ऑफ बाइट्स हैं, इतने एलिमेंट्स के लिए अरे बनानी है। तो फर्ज करें उसने 4 दिया साइज, तो 4, और इंटीजर का जो साइज है वो 4 बाइट्स होता है। 4 इंटू 4 इंटू इज इक्वल टू 16। तो 16 बाइट्स की एक लोकेशन जो है वो रिजर्व होगी, और उसका जो स्टार्टिंग एड्रेस है वो पीटीआर को मिल जाएगा। अब हम इस अरे को अपने पॉइंटर के साथ एक्सेस कर सकते हैं। हम डी रेफरेंस ऑपरेटर लगा के या पॉइंटर नोटेशन या अरे नोटेशन के साथ हम इसको यूज कर सकते हैं। तो अगर हम ये देखें कि अगर हम इसके अंदर इनपुट करें वैल्यूज को, तो हम इस तरह कर सकते हैं। अब हम लेस देन साइज तक जो है वो इसके अंदर वैल्यूज को एंटर करवा लेते हैं, और हम यहाँ पे अब सिमिलरली जिस तरह हमें पता है कि हम जब पॉइंटर को किसी अरे का एड्रेस असाइन कर देते हैं तो हम उसको सेम अरे की तरह यूज कर सकते हैं, और अरे नोटेशन में हम उसको यूज सबस्क्रिप्ट नोटेशन हम यूज कर सकते हैं पॉइंटर के साथ। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यूज को जो है वो इनपुट कर लेते हैं। ठीक है, सिमिलरली अब आप इसको अगर प्रिंट करना चाहते हैं इन वैल्यूज को, तो आप यहां पे इसको प्रिंट कर लें, और इस तरह से आपकी वैल्यू जो प्रिंट हो जाएंगी। तो
हम यहाँ पे प्रॉपर मैसेज भी प्रिंट करवा लेते हैं। देखिए, और इसी तरह से यहाँ पे भी हम ठीक है, तो अब हम इसको रन करके देखते हैं। ये देखें, हमने अरे का साइज वो 2 दिया। अब देखें वो वैल्यूज, एंटर वैल्यूज फॉर अरे 1 2 दे दी, यू एंटर्ड 1 एंड 2। तो जितनी साइज की आपने अरे बनाई उतनी ही उसने आपको जो है वो मेमोरी रिजर्व की है उसके लिए। जितना आपने साइज कहा उतनी ही मेमोरी आप रिजर्व हुई है। तो अगर आप इसको दोबारा हम चला के देखते हैं, ये देखें, अगर हम इसको चला के रन करके देखें दोबारा, ये देखिए अब हम इसका अरे का साइज 5 दे रहे हैं। एंटर वैल्यूज हम करते हैं 10 20 30 40 एंड 50। तो ये देखें, जितने साइज हमने जितना साइज दिया उतने साइज की रन टाइम पे अरे क्रिएट हुई है, और उतने ही एलिमेंट्स हमने एंटर किए हैं, और उतने ही एलिमेंट्स प्रोग्राम ने स्क्रीन के ऊपर शो किए हैं। तो ये फायदा है, आप डायनामिकली आप रन टाइम पे वेरिएबल्स को क्रिएट कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। जितना साइज आपने जो है वो डिसाइड करना है, जितना साइज आप रखना चाहते हैं उनका। तो जिस तरह स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि जब आप कोई भी मेमोरी जो है वो डायनामिकली एलोकेट करें हीप पे, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप डिलीट ऑपरेटर के साथ आप उस मेमोरी को फ्री भी करें जब आपकी ज़रूरत या नीड पूरी हो जाए। नहीं तो ये मेमोरी जो है ये रिजर्व रहती है आपकी हीप पे, और ये किसी और वेरिएबल को असाइन नहीं की जा सकती। तो एक अरे को जो है उससे मेमोरी को फ्री करवाने के लिए हम डिलीट का ऑपरेटर लिखेंगे, और साथ ये अरे का जो है सिंबल इसको हम यूज करेंगे ब्रैकेट्स, और फिर हम पॉइंटर करेंगे। अब अगर आप इसको इस तरह देखें, अगर आप इस तरह पढ़ें तो आप ये इस तरह रीड कर सकते हैं कि पीटीआर पॉइंटर जिस अरे को पॉइंट कर रहा है उस मेमोरी लोकेशन को डी एलोकेट कर दे। तो ये इस तरह से पढ़ना आसान होगा कि पीटीआर जिस अरे मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है उसको फ्री कर दिया जाए, उसको डी एलोकेट कर दिया जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कंसेप्ट था डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का, कि रन टाइम पे आप वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं हीप पे, आप उनको यूज कर सकते हैं, आप अपनी मर्जी से उन मेमोरी लोकेशंस को फ्री कर सकते हैं। होपफुली आप लोगों को इसकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो गई होगी। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें, अपने गिरदो नवा का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखें। अल्लाह हाफिज़।